सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक बात किया है, ठीक है। वी कंप्लीटली डिस्कस्ड अप टू, हम लोगों ने देख, मैं हल्का सा रिकैप लेती हूँ। हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है, वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर ऑपरेटर्स, ठीक है। हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में बात किया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, कम्यूटेटर ऑपरेटर, हार्मेशियन ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर, ठीक है। कम्यूटेटर हो गया हमारा, हार्मेशियन हो गया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। 2 मार्क्स का तो आता ही आता है, इवन 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको दिखाए, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। वो भी हमने क्यों किया था, ये भी मैंने आपको बताया था, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक माइक्रो पार्टिकल लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। एंड नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, जो ये चीजें हमने यूज की हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्यूटेटर, हार्मेशियन, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन निकाला है हमने, उसके बाद क्या निकाला, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इनका एक रीजन है, बिकॉज जो क्वांटम है, क्वांटम पोस्टुलेट बेस्ड है, और उसके पोस्टुलेट बेस्ड सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, ये आप जानते होंगे, इतना तो आपने पढ़ा होगा कि जो क्वांटम के पोस्टुलेट्स है, दीज आर कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड, ठीक है। क्वांटम इज टोटली बेस्ड अपॉन इट्स पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो पोस्टुलेट्स है वो एग्जैक्टली प्रूवन नहीं है, दीज आर नॉट कंप्लीटली जस्टिफाइड, दीज आर कंप्लीटली थ्योरी, ठीक है, थ्योरी बेस्ड है, और जिनको अज्यूम किया गया था, और उसी के बेस के ऊपर हमने माइक्रो पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं इनको रिलेट करती हूँ विद द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इफ एनी इशू देन लेट मी नो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पहला क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ये इनके ऊपर ना, इनके एवरी सिंगल पोस्टुलेट के ऊपर टिफर में तो स्पेशली बहुत क्वेश्चन पूछता है, और गेट में, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक एक्सपेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इफ आई से अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, तो अगर मान लो मैं किसी, एक बार मैं इसको एक बार समझाती हूँ, फिर लिख बता दूंगी क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है, ठीक है, फिर बताते हैं उसके बारे में। जैसे मान लो कोई भी मेरा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, कोई मेरा सिस्टम है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो एक 3D, मान लो 3 डायमेंशन में हमें, हम किसी लाइक लोकेशन है हमारी, ये लोकेशन है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ये पॉइंट जो मैंने बनाया है, सर्कल को किया है, ये मान लो ये मेरी लोकेशन है, ठीक है। तो कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, अगर मान लो मुझे स्टेट को जस्टिफाई करना है, तो मुझे उसकी क्या निकालनी होती है, उसकी पोजीशन निकालनी होती है। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, और एक हमने क्या निकालना होता है, टाइम। हम दो चीजें निकालते हैं, लेकिन जो टाइम, हम दो टाइप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं टाइम डिपेंडेंट क्वांटम मैकेनिक्स, और एक पढ़ते हैं टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटम मैकेनिक्स। हमारे में टाइम डिपेंडेंट की स्टडी कम है, हम टाइम इंडिपेंडेंट ही पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में बात करती हूँ कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, अगर मुझे उसकी क्या डिस्क्राइब करनी है, स्टेट डिस्क्राइब करनी है, द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन। उसको कौन स्पेसिफाई करता है, इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन साई। जो साई है, साई का क्या सिग्निफिकेंस है, साई डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। जिसको हम साई क्या लेते हैं, साई इज अ पोजीशन, और पोजीशन पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, दैट डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड द टाइम एक्सिस, तीनों के दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम वेव फंक्शन यूज करते हैं साई, साई स्टेट डिस्क्राइब करता है, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसको स्पेसिफाई करता है, उसकी पोजीशन का कहाँ पर है इन स्पेस, और उसका टाइम के अकॉर्डिंग जो उसका लाइक वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो the state of quantum mechanical system is completely specified by a wave function psi, which is a function of position as well as time, ठीक है। ओके, that depend upon the coordinate of particle, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, that depend upon the coordinate axis x y z, कि उसकी लोकेशन कहाँ है, that depend upon the coordinate of particle, एक तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, coordinate of particle के ऊपर, and the time t, दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पोजीशन, और दूसरा क्या है, टाइम के ऊपर, ठीक है। ओके, एंड द फंक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, जो वेव फंक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन।
क्योंकि कोई पार्टिकल है, मान लो माइक्रो पार्टिकल है, वो वेव की फॉर्म में अपनी जो लाइक है क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है। वेव फंक्शन बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। आप जानते हैं ना कि हमें हमने जब डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आई तब हमने ये बोला था कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी होता है और वेव बिहेवियर भी होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके फाइन। और इसकी क्या होती है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हम वेव फंक्शन यूज करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताई थी उन्हीं के बारे में। पहला समझ में आया कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में साई क्या डिस्क्राइब करता है, पोजीशन और उसका टाइम। ठीक है, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, ये एग्जैक्ट उसी का फॉर्मुलेशन मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली इसका मतलब किस लिए हमने चीजें पढ़ी है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि क्वांटम के पोस्टुलेट्स ने ये दिया था, इसलिए हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो और कोई वेव फंक्शन हो, जैसे मान लो क्या होता है, वो क्या लेते हैं हम, दैट इज अ नॉर्मलाइज और वेव फंक्शन साई स्टार टी इनटू साई आर टी डीटो। ठीक है, ओके फाइन। बात आया समझ में, ये क्या है पता है ना, ये क्या डिस्क्राइब करता है, दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इट हैज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो इसका क्या होता है, अगर हम क्या लेते हैं साइज साइज स्क्वायर डी टू है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, इट कंप्लीटली डिस्क्राइब अस कि पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, ओके फाइन। इट कंप्लीटली डिस्क्राइब अस, समझ रहे हो ना, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, ठीक है। हम यही निकालते हैं, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई का एक्चुअल अगर मैं मीनिंग बोलूं, साई सिर्फ क्या डिफाइन करता है, इट ओनली डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसीलिए हम क्या निकालते हैं, साइज साइज क्या निकालते हैं, साइज स्क्वायर, which means the probability of finding a particle and that multiply with the volume element, जिसे हम क्या बोलते हैं, probability density। ठीक है, तो ये हमें क्या पता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट डिस्क्राइब द पार्टिकल लाइज, कि पार्टिकल कहाँ पर लाई करता है। इट डिस्क्राइब दैट द पार्टिकल लाइज in the volume element d2, इस d2 रीजन के अंदर लाई करता है इन द वॉल्यूम एलिमेंट d2 at a position r in time t, at a position r भी हो सकती है in cell coordinates in and with time t। तो ये मेरा क्या है सिग्निफिकेंस तो साई का। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट में हम कंप्लीटली बात करते हैं स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, जिसको हम साई से डिस्क्राइब करते हैं, और साई का सिग्निफिकेंस क्या है। साई हमें लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि पार्टिकल कहाँ पर रहता है। तो पहला पोस्टुलेट हम ये पढ़ चुके हैं इसकी दोनों बातों के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अपॉन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का है, ये क्या बोलता है, जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, पता है ना आपको, जिसे हम लोगों ने वेव जैसे हमने लिया था किसके अंदर, लाइक रुको एक मिनट, साई साई एन क्या था, अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये हम किसके अंदर अज्यूम करते हैं, दैट इज द वेव फंक्शन दैट इज अज्यूम्ड इन द पार्टिकल इन बॉक्स, 1D बॉक्स का वेव फंक्शन हम लेते हैं। तो वहां पर हम जो एन की वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। हम एन की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेते, कि यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये इसी क्वांटम के पोस्टुलेट से ही आता है कि जो फंक्शन, जो वेव फंक्शन हम लेते हैं वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है गेट में इसके ऊपर, कोई फंक्शन दिया होगा, पूछेगा फाइनाइट है वो नहीं है, सिंगल वैल्यूड है या नहीं है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम यूज नहीं करते, एंड नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। ठीक है, बताइए ये वाला वेव फंक्शन पॉसिबल होगा जो मैंने बनाया है ग्राफिकल फॉर्म, क्या है, पॉसिबल होगा, बोलो। नहीं। ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट कंटिन्यूअस वेव फंक्शन। ठीक है, तो दैट शुड बी फाइनाइट, दैट शुड बी सिंगल वैल्यूड, दैट शुड बी कंटिन्यूअस, और एक पॉइंट पे दो वैल्यू बिलाई कर रही है इसकी, एंड नॉर्मलाइजेबल। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कौन सा फाइनाइट नहीं है, कौन सिंगल वैल्यूड नहीं है, कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन प्रॉपर्टी है, इसी कारण n इज इक्वल टू 0 इज नॉट एप्लीकेबल इन द बॉक्स मॉडल। और अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं SHO की बात करती हूँ,
वहां पर जीरो एप्लीकेबल होता है, बिकॉज वहां पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर ये होता है ना बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये होता है साइज जीरो ग्राउंड सेट का वेव फंक्शन। वहां पर जीरो पुट करने के ऊपर जो वेव फंक्शन है वो उसकी वैल्यू क्या वैनिश नहीं होता, इट इज नॉट जीरो। ठीक है, दैट्स व्हाई वो एप्लीकेबल होता है। तो ये हमें ध्यान रख के ही वेव फंक्शन को ज्यूम करना होता है कि वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कंटीन्यूअस एंड नॉर्मलाइजेबल। ठीक है, और थर्ड मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, मैंने कराया, मैंने ऑपरेटर स्टार्ट किए। क्या बताया था मैंने? फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये तो आपको याद होगा ही कि जैसे क्लासिकल के अंदर हम ऑब्जर्वेबल की क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल में हम वैल्यू लिखते हैं, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स द ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स द ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम में हम क्या लिखते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये पढ़ाई चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक हमने पी एक्स ऑपरेटर लिखा था, क्या था, माइनस एटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हमने लिखा था माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। सारे मैंने बताए थे आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेबल कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट, the fourth postulate, the fourth postulate of quantum mechanics, the measurement। इसमें हम क्या बात करेंगे, आइगन वैल्यू के बारे में। the measurement of an observable अस्थिर with operator a, मान लो कोई मेजरमेंट कर रही हूँ किसी the measurement of an observable, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, that can be kinetic energy, Hamiltonian, कुछ भी हो सकता है। the measurement of an observable is completely associated with operator a। मान लो मैंने क्या मान लिया, कोई ऑपरेटर अज्यूम कर लिया, इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर ए, विद ए ऑपरेटर। मान लो मैंने कोई एक ऑपरेटर ए ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई भी ऑब्जर्वेबल डिटरमाइन करना है, कोई वैल्यू डिटरमाइन करना है, द ओनली पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ना, द ओनली पॉसिबल रिजल्ट जो अप्लाई करने के ऊपर आएगा, द ओनली पॉसिबल रिजल्ट, मैं अभी इसको डिफाइन करती हूँ कंप्लीटली, the only possible result is the eigenvalue of the operator A, is the eigenvalue of A operator which satisfy eigenvalue equation। मतलब जो भी हम क्वांटम के अंदर ऑपरेटर लेते हैं ना, वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो मुझे कोई भी ऑब्जर्वेबल डिटरमाइन करना है, ठीक है, एक ए मैंने ऑपरेटर ले लिया, ठीक है, ऑन अ वेव फंक्शन आए, तो जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, इट विल कंप्लीटली सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन। मतलब आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वेव फंक्शन शुड नॉट बी वैनिश, वेव फंक्शन नॉट बी चेंज, दैट्स व्हाई क्या होगा, ये आइगन वैल्यू फंक्शन बनेगा। ठीक है, बात आया समझ में? तो ये एसेंशियल कंडीशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, ये मेरा क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं हम, फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पांचवा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो भी हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, द प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ एन एलिमेंट, निकाली थी, इसके बारे में बात किया था हमने। The probability outcome of an element in a state is described by the wave function psi। उसको किसकी हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, वेव फंक्शन psi की हेल्प से, is described by the wave function psi। और उसे हम कैसे निकालते हैं, that corresponds to average value। जैसे मान लो मुझे a की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, psi स्टार a कैप psi डीटो, ये होता है हमारा, that corresponds to the average value of operator। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, एवरेज वैल्यू ऑफ a। we completely talk upon that। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात किया था। अब मुझे एक आपको रिलेशन लाइक सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब एक बहुत ही लाइक जो मैं 6 बात कर रही हूँ पोस्टुलेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत बार नेट में और गेट में क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली क्वेश्चन, एंड इवन टिफर में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। द वेव फंक्शन और द स्टेट फंक्शन, मतलब मैं साई की बात कर रही हूँ,
कोई वेव फंक्शन मैं बात कर रही हूँ, वेव फंक्शन और द स्टेट फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप साई को। द वेव फंक्शन और द स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, इसको ध्यान से देखना, द वेव फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इवॉल्व इन द टाइम t इज गवर्न्ड बाय, उसको हम किसकी हेल्प से गवर्न करते हैं, इज गवर्न्ड बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब हम क्या निकालते हैं, मेरा वेव फंक्शन क्या है, पोजीशन पे और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। दैट इज डिस्क्राइब बाय द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो क्या डिस्क्राइब करता है, एज एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट कर्ल जाई अपॉन कर्ल टी। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ही लाइक कॉरस्पॉन्डिंग आता है। एच यहाँ पर क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर है। साई मेरा क्या है, वेव फंक्शन है। साई डिस्क्राइब द वेव फंक्शन, साई किसको डिस्क्राइब कर रहा है, साई इज डिस्क्राइबिंग द वेव फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन, वेव फंक्शन, आयोटा एच कट कर्ल जाई अपॉन कर्ल टी, ये क्या टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्या है, साई, ठीक है। ओके, अब मैं इसको लाइक इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रूव करती हूँ किस तरीके से टाइम डिपेंडेंट आती है या टाइम इंडिपेंडेंट आती है, ठीक है। अब देखो देखो इसको हमें इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आता है, उसको ध्यान से देखना। आई एम प्रूविंग दैट, ये आपको समझ में आ गया, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दैट वी यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, इज एवरीथिंग ओके? No, ma'am. You're fine. h xi is equal to e xi। अब हैमिल्टन ऑपरेटर की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी, बिकॉज ये क्या एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, माइनस आयोटा एच कट कर्ल जाई अपॉन कर्ल टी, दैट विल बी इक्वल टू ई जाई, ये हमने अभी लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ल जाई अपॉन कर्ल टी, दैट विल बी ई अपॉन आयोटा एच कट प्लस है, सॉरी, ई अपॉन आयोटा एच कट जाई। यहाँ तक ये हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं क्या करती हूँ, देखिए, नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू रेक्टिफाई इट। I multiply by iota and divide by iota on both side। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या बन जाएगा, आयोटा ई अपॉन आयोटा स्क्वायर जाए एच कट, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस आई ई अपॉन एच कट जाए, इतना हो गया, ठीक है। ओके फाइन, दैट इज इक्वल टू कर्ल जाए अपॉन कर्ल टी, जो मैं शुरू में लेके चली थी, that will be equal to minus iota e upon h cut xi। अब मैं क्या करती हूँ, xi के साथ मैं चेंज करती हूँ पोजीशन, कल xi अपॉन xi, xi के नीचे xi को ले जाती हूँ, that will be equal to minus iota e upon h cut कर्ल t। इतना बात समझ में आया, ठीक है। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, ln ln xi, that will be ln xi, ठीक है। इट विल बी माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट, दैट विल बी टी, इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आएगा, इसका टी आएगा डेरिवेट। अब यहाँ से देखिए जाए को हम और मतलब कंप्लीटली लिखते हैं, दैट विल बिकम, जाए विल बिकम, अगर लॉन को मैं एंटी लॉन बनाऊंगी, ओ सॉरी क्या हो गया, एक मिनट रुको, आ गया रोटर कहाँ भाग गया, एक सेकेंड, मैंने लिखा था वो खाना चुला में, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ तक हमारा रिजल्ट आया था, ln xi विल बी इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच कट टी, ये आया था। अब यहाँ से मैं xi को एंटीलॉग लूंगी तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ई एच कट अपॉन, दैट विल बी द रिजल्ट, ठीक है।
तो ये क्या आ गया, अब देखो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ई एनर्जी है, एच कट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये मेरा क्या आ गया, टाइम के रिस्पेक्ट में ओनली, दैट इज माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या है, वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम कोऑर्डिनेट्स, टाइम कोऑर्डिनेट से कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इतना बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सॉरी वो गायब हो गया, दोबारा लिखूं तो बता दो, बोलो, should I repeat it again or not? नहीं ठीक है, दोबारा बताऊं? नहीं ठीक है, बट एक ऐसा करने की क्या जरूरत है? आई मीन नहीं नहीं, जैसे ये तो अब क्वेश्चन ये में ना नहीं है। लाइक जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन वेरीफाई होता है, इसको रख के ही हाँ हमें वो ये तो करना पता है। है, इतना सारा डेरिवेशन। मैं अभी बताती हूँ क्या करने की जरूरत है, इसका रिजल्ट अभी निकालेंगे फर्दर कि व्हाई वी नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट निकालती हूँ। ये टाइम में कोरस्पॉन्डिंग हमारा वेव फंक्शन आ गया, अब इसको हम पुट करके निकालेंगे। ये आ गया, ये आ ही गया। ठीक है, दैट इज ओके। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आया था, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आई ई एच कट इंटू टी। तो ये मेरा क्या है, टाइम के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ मैंने क्यों किया ये, व्हाई आई डिड दैट। ठीक है, अब इसके बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा वेव फंक्शन होता है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, द वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम एंड द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, दो की बात पे डिपेंड करता है। अगर सेपरेटली लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, आप आर लिख लो उसको डायरेक्टली, तो दैट इज द पोजिशन एंड द टाइम का प्रोडक्ट सेपरेटली में लिख दूंगी तो ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने टाइम कोरस्पॉन्डिंग मैंने निकाल लिया, साई आर टाइम कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या आया, माइनस आयोटा ई एच कट इंटू टी, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इससे कोरस्पॉन्डिंग क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डिटरमाइन द साई स्टार, साई स्टार डिटरमाइन करना आती हूँ मैं, तो साई स्टार निकालते हैं हम। साई स्टार मतलब आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो निकालनी है मुझे, अब उसको निकालते हैं, तो उससे मैं आपको रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगी, दैट्स व्हाई आई यूज दैट फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, साई स्टार आर टी डॉट साई आर टी डीटो, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसमें दो पार्ट है, दैट विल बी अ टाइम इंडिपेंडेंट। हाँ टाइम इंडिपेंडेंट आएगी, या दैट इज द रिजल्ट। तो ये क्या होगा, साई पोजीशन विद टाइम क्या होगा, माइनस आई ई टी अपॉन एच कट, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो साइन विल चेंज, और दूसरा सेम का सेम रहेगा, साई आर ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट विद डी टू। अब यहाँ पर देखिए टर्म कट गई, तो मेरी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ओनली डिपेंड अपॉन द पोजीशन, साई स्टार आर डॉट साई आर। तो जो मेरा प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम आएगा वो क्या आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। जो यहाँ पर डीटो रीजन है ना, ये डीटो है, डीटो दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, यही है हमारा। ठीक है, कि वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन पोजीशन एज वेल एज टाइम, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कंप्लीटली लिखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, दैट वी डायरेक्टली राइट अप लाइक दैट, कि जब भी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर रिलेशन की हम बात करते हैं, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात की है, दैट डिस्क्राइब दिस वेव फंक्शन एक्स जाई इज आयोटा एच कट कर्ल जाई अपॉन कर्ल टी। इसका चाहे आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इफ यू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, if you determine the value of normalized wave function, normalization, probability, average value, कोई भी आप निकालोगे जिसमें साई विद साई स्टार होगा, तो ऑल थिंग्स आर टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, दीज ऑल आर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, चाहे एवरेज वैल्यू हो, चाहे एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो, नॉर्मलाइजेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो, दीज ऑल आर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है,
और ये जो वेव फंक्शन आता है वो किससे कोरस्पॉन्डिंग आता है, दैट इज कोरस्पॉन्ड टू स्टेशनरी स्टेट। किससे कोरस्पॉन्ड है, स्टेशनरी स्टेट, मतलब पार्टिकल टाइम से ट्रेवल नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हैं वो क्या होगी, वेव स्टेशनरी वेव होगी। मतलब टाइम ट्रेवल क्या होगा, जैसे मान लो आप ये बोलोगे टाइम के साथ चेंज होगी वेव, तो ये क्या होगी, स्टैंडिंग वेव, या फिर मतलब जो ट्रेवल कर रही है ट्रेवलिंग वेव, ये क्या है, ट्रेवलिंग वेव है, समझ रहे हो, दैट डिपेंड विद टाइम, ये क्या है, ट्रेवलिंग वेव। लेकिन जब टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो ये क्या होगी, स्टेशनरी वेव बोल सकते हो आप, इसे स्टैंडिंग वेव बोल सकते हो। द वेव इज स्टैंडिंग, द वेव इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, जो वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट होगा, टाइम इंडिपेंडेंट भी होगा, हो सकता है, लेकिन जब ट्रैवलिंग वेव होगी तो उसका टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, इसको बहुत बार पूछा है उसने सीधा डायरेक्टली मतलब एग्जाम में। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है, जो लास्ट वाला है इसमें आपको सीधा एट लास्ट आई एम गिविंग द डायरेक्ट शॉर्टकट, जो आपको याद रखना है पहला तो यही कि हैमिल्टोनियन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, अगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या होगा, आयोटा एच कट कर्ल जाई अपॉन कर्लिटी। फर्स्ट थिंग दिस, ठीक है। सेकंड, जो टाइम कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा आया था वो क्या आया था, दैट इज ई की पावर माइनस आयोटा ई अप एच कट टी। ये टाइम के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, वेव फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। सेकंड बात मैंने क्या बताई थी, जो साई टोटल वेव फंक्शन होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, साई आर डॉट साई टी। सेकंड ये क्या है, जो वेव फंक्शन है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जो हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं, दैट इज साई स्टार आर टी डॉट साई आर टी डीटो, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम कोरस्पॉन्डिंग डिपेंड नहीं करता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। ओके, जो मेरे ऑब्जर्वेबल है वो क्या होंगे, टाइम डिपेंडेंट होंगे, लेकिन जो अगर मैं किसकी बात करूं, इफ आई से अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूं मैं, इफ आई से अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन वैल्यू की बात करूं, अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं, दीज ऑल आर टाइम इंडिपेंडेंट। लेकिन जो ऑब्जर्वेबल होंगे, कोई भी ऑब्जर्वेबल आएगा वो क्या होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इतना बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। ऑल ओके, मैम रिपीट वन सेकंड। ठीक है। मैम रिपीट। क्या रिपीट करूँ, जो ऑब्जर्वेबल टाइम डिपेंडेंट हाँ है। देखो ना पोजीशन है ना, देखो जैसे मान लो मुझे पोजीशन निकालनी है, ठीक है। जैसे अगर आप ऑब्जर्वेबल निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, उसमें आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। यू विल नॉट डू ना साई डॉट साई स्टार, यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन साई, तो दैट विल डिपेंड अपॉन टाइम एज वेल। लेकिन जब हम क्या निकालते हैं, आप मेरी बात समझ, मैं समझाती हूँ डिटेल में, रुको। जैसे अगर मैं किस ये बात करती हूँ, अगर मुझे कोई भी ऑब्जर्वेबल डिटरमाइन करना है, ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है, मुझे इधर निकालना है, मान लो एवरेज, सॉरी दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑन द वेव फंक्शन साई, तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, आई विल अप्लाई माइनस आयोटा एच कट ऑन द वेव फंक्शन साई, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन पोजीशन एंड टाइम बोथ, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल जो भी है कर्ल एक्स साई एक्स अपॉन टी। तो इसमें कोई जो अगर मैं टाइम के कोरस्पॉन्डिंग लूंगी तो उसका भी क्या लूंगी मैं, I will take differentiation. There is no concept involved after result, after applying the operator, कि जो ये वाली टर्म है, टाइम वाली टर्म है, वो जीरो नहीं होगी, that will not vanish। ये बात कर रही थी मैं। लेकिन if I try to find out the psi star, अगर मैं कहीं भी ये करूंगी, जैसे मान लो मैंने एवरेज वैल्यू निकाली, तो वहां पर ये टर्म क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ये बात कर रही थी, समझ गए। हाँ समझ गया। ऑब्जर्वेबल आर टाइम डिपेंडेंट, लेकिन जो क्या होती है, लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया, दैट आर टाइम इंडिपेंडेंट, दैट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दीज आर द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने बेसिक बातें आपको करा दी हैं, अब कुछ क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको।
before proceeding further, because next मुझे करना है concept of average value for box हो गया मेरा, हाइड्रोजनिक एटम के लिए रह गया और SHO के लिए रह गया। तो अब मुझे वही वही शुरू करना है। बेसिक्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस वही रहते हैं एवरेज वैल्यू, लेकिन कुछ क्वेश्चन से मेरे को आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई कराना है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? हैव अ लुक। सी that will make your basic concept more stronger। काफी सारे क्वेश्चन है, मैं आपको I will provide you link of the PDF as well, ठीक है? उससे मैंने आपको बेसिक चार्ट सिखाया था अबाउट द वेव फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम मोशन डिस्क्राइब करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल, एंड these all question are based on the basic concepts that I taught you। So let's see how much you got to know about them। So let's do the first question of CSIR JRF NET 2013। Okay, let's talk about them। Suppose the ground state of harmonic oscillator with force constant K given by the wave function psi naught is e की power minus ax square। The A should depend upon K is, he is saying that psi naught is e की power minus ax square, that is the ground state wave function of harmonic oscillator, ठीक है? So how A depend upon K, let me know how A will depend upon K। Let's talk about that, how A will vary with K। Tell if you come to know। K to the power minus half। K की पावर माइनस हाफ तो नहीं होगा, I think so। नो, डोंट मेक एनी तुक्का। आई विल ट्राई टू टेल यू, मतलब अगर आपने पढ़ा होता ना वो वाला चार्ट तो आप ये कर देते। कहाँ है मेरा कर्सर, नहीं मिल रहा। देखिए हमारा जनरली हम जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन अज्यूम करते हैं किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो हम क्या लेते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन नॉट इज बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है? इट इज जनरल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो नाउ लेट्स कंपेयर ए विद द बेसिक वेव फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू बीटा बाय 2, राइट? राइट, आई कंपेयर द बेसिक वेव फंक्शन जो गिवन है और जो एक्चुअल होता है, ठीक है? ए इज इक्वल टू बीटा बाय 2 हियर। यहाँ पर बीटा क्या होता है, बीटा इज हियर इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच कट। बीटा किसके होता है, अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच कट, जहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक जिसका हम ऑसिलेशन कर रहे हैं, के फोर्स कांस्टेंट, एच कट एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर देखिए बीटा क्या है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के की पावर 1/2। तो ए भी क्या होगा, ए इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के की पावर 1/2। आई होप यू गॉट टू नो द आंसर। दैट्स हाउ इट कम्स आउट। गॉट इट? वो बीटा के वैल्यू जानने होगा ना, तो वो मैंने बताया था शायद। बीटा चलो मैं वो जब एसएचओ कराऊंगी तब कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगी। याद रखना दैट बीटा इज अंडर रूट एम के अपॉन एच कट, डिपेंड अपॉन द मास विद लीनियर पावर 1/2, force constant as power 1/2 and with inversely proportional with the constant h कट। You have to remember, मैं इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगी when I discuss with you about SHO, तब बताऊंगी completely, ठीक है? And the concept which I taught you in my last things, जो बता रही थी मैं, last postulate of quantum mechanics, and see the question of TIFR 12 that is directly based upon that। If psi t can be expressed as the product of two function ft into gx has the form e की power minus I et upon h कट, ठीक है? जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म के अंदर है। Then it can be shown that probability of finding the particle between x and x plus dx is equal to 1, independent on time, can be solved by time dependent wave equation or independent wave equation directly, the same thing that I told you in my last postulate। Just tell me how the probability, how independent of time, independent, that will be, can be solved by independent showing the wave equation।
बिकॉज जो टाइम है वो इसी फॉर्म में गिवन है, तो दैट्स व्हाई अगर मैं साई लूंगी और साई स्टार लूंगी, इट विल बिकम जीरो, दिस का टर्म विल बिकम जीरो, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ऑब्जर्वेबल है वो टाइम क्या होते हैं, डिपेंडेंट से निकलते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मलाइजेशन है, एवरेज वैल्यू है, ऑल कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट शोइंग द वेव इक्वेशन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर मैम थर्ड। ऑप्शन बी तो हो सकता है मैम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, लेकिन वो मैंने आपको बताया था ना कि देखो साई है, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है उसको हम किसकी हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ श्रिंगर वेव इक्वेशन। हाँ वो तो मतलब बी डी दोनों ही सही है लाइक। नहीं नहीं, देखो उसमें क्या है, ये इसने ये बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय टाइम इंडिपेंडेंट श्रिंगर वेव इक्वेशन। ये तो नहीं है कि सिर्फ वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, उसको उसका वैल्यू भी तो निकालना है ना हमने, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एज वेल। हाँ वो तो सही है बट ये तो नहीं पूछा लाइक कैसे ऑब्टेन करें, लाइक बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल दैट इज। पोजीशन के बीच में आप बताओ, अब उसने बोल रखा है ना इस पोजीशन के बीच में, अगर वो पोजीशन ना मेंशन करता, he also mentioned the position, the area in which particle is lying between x and x plus dx, इस रेंज के अंदर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी को, कैन बी Yeah, शोन, but he is more गॉट इट। confident answer, but B also true. Like yeah. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर वो ये बोलता ना दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है, डिपेंड अपॉन टाइम, इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, देन इट इज ओके, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर बी, but he is also saying that between the region of interest where we have to find the probability of particle with the wave function psi, तो उसको आप कैसे निकालोगे ना, वो डिपेंड नहीं करती हाँ टाइम वही के तो ऊपर, बोला देन इट्स मतलब ओके। D is more convenient. हाँ, डी इज मोर कन्वीनियंट, मतलब वो है, लेकिन दैट इज नॉट कम्प्लीटली एरोबेटिव। अगर अगर मान लो हमारे मतलब ऑप्शंस में 3 and 4 नहीं होता, इक्वल टू 0 होता, तो हम लेते भी ऑप्शन, लेकिन आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, फोर्थ इज मोर कन्वीनियंट, that is completely elaboratively describe all the things about the wave function and the probability, that's why we have to choose the D, right? Okay, next देखो अभी टिफर 13 का क्वेश्चन। Give 3 systems A, B, and C. What could be they if the spacing between the neighboring energy levels in A decrease with increasing energy? A का जो नेबरिंग लेवल्स है, मतलब नेबरिंग एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है, वो घट रहा है विद इंक्रीज ऑफ एनर्जी। B is constant and C is increasing with increasing of energy. बताओ। So what will be A, B and C? कांस्टेंट किसके अंदर होता है गैप? एनर्जीज NH न्यू किसके अंदर होती है बताओ? हाँ oscillator. ऑसिलेटर के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, कांस्टेंट होता है गैप, द गैप बिटवीन द सक्सेसिव हाँ लेवल इज हाँ एच हाँ न्यू ऑलवेज, continuous continuous. कंटीन्यूअस होता है। तो बी का आंसर क्या होगा? हाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर, harmonic डी विल बी oscillator. एसएचओ। अच्छा देखिए, ठीक है, अभी मेरा देखो ऑप्शन सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताना है डिक्रीज किसमें करता है, द सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है, अब लो। सी अगर मैं पार्टिकल इन बॉक्स की बात करूँ, मैम वहां पर हाइड्रोजन में क्या डिक्रीज होता है? करता है और पार्टिकल में इंक्रीज करता है। हाँ, m स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये होता हाँ है, हाँ ठीक है। और हाइड्रोजन में तो इसका नीचे आता है ना तो डिक्रीज हाँ, करेगा। ये मेरा ग्राउंड स्टेट का है, ये मेरा हायर स्टेट का है, 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो नेबरिंग के पीछे गैप निकाल लो, पहले में कितना आएगा, 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ऐसे आप E3 निकाल लो, फिर कितना हो जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, गैप कितना हो जाएगा 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, the gap is increasing in हाँ box. मैम समझ गया Similarly, समझ when गया। you find out for the like hydrogenic atom के लिए, उसमें आप इस वो तरीके से डिक्रीज निकाल करेगा। लोगे, that will decrease, ठीक है। Okay, that's the तो way to ऑप्शन ये find होगा out. सर। Now, question number 4 that I also told you in the postulate. Just describe that. The lowest allowed energy is equal to 0 for
लोवेस्ट एनर्जी Rigid वैल्यू proton. किसके लिए पॉसिबल है? हाइड्रोजन एटम, रिजिड वाटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पार्टिकल इन 3D बॉक्स। Rigid rotor. डॉटर के लिए, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू जीरो एप्लीकेबल होता है ना, हम लेते हैं बी, लाइक इसमें क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन, BJ+1. ठीक है। तो अगर जे की वैल्यू जीरो पुट करोगे एनर्जी क्या आएगी? जीरो आएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी, सॉरी JP. एनर्जी जीरो। हार्मोनिक के अंदर होती है जीरो पॉइंट एनर्जी। आफ्टर पुटिंग द जीरो वी हैव द वैल्यू ऑफ एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर तो जीरो नहीं होता है, तो हाफ इंच का नहीं होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ इंच नहीं। हाँ, मैं बताती तो हूँ, जीरो नहीं होता है। जीरो एप्लीकेबल होता है हार्मोनिक के अंदर, क्यों नहीं होता? नहीं, मतलब जीरो नहीं होती, एनर्जी जीरो नहीं हाँ, होता। एनर्जी जीरो नहीं होती, एनर्जी की वैल्यू आती है ना 1/2 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जीरो होता है, इसलिए हाँ हाँ, हाफ इंच नहीं होता है ना। एनर्जी जीरो नहीं होती है, उसकी वैल्यू इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी, हाँ, JP बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज जीरो पॉइंट एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the probability of finding the free particle in the left half of 1D box of length L is, हाफ क्या होगा? लेफ्ट हाफ हाफ होगा। हाफ होगी 50%, ठीक है। और अगर वो आपसे एवरेज वैल्यू पूछता, सॉरी अभी इतना पूछेगा नहीं, सॉरी ये हो गया था हमारा शायद, ये हम कर चुके हैं, हो गया था, हो ये गया। कर चुके हैं, ये अभी करवाया नहीं मैंने ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये नहीं हुआ है अभी, ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे। चलो फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, ये भी कराना पड़ेगा मुझे आपको। बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ना, नेक्स्ट हो क्लास में जाएगा, हो जाएगा। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द, जो हमारे पेंडिंग है मैं बताती हूँ आपको। अभी हमारा रहता है एवरेज वैल्यू निकालना, हमने सिर्फ एवरेज वैल्यू सीखा है बॉक्स से केस में। वी लर्न एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स। बात करेंगे एवरेज वैल्यू हाइड्रोजेनिक एटम में और SHO में। एक हमें करनी है वीरियल थ्योरम, बस बेसिक में ये तीन चीजें रहती है। इन तीन चीजों के बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा, लाइक जो हम मोशन के लिए मॉडल यूज करते हैं, लाइक बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स, 1D 2D 3D, कंप्लीट डिस्कशन अबाउट दैट, हाइड्रोजेनिक एटम, ठीक है, SHO और रोटर, चार चीजें हमें ये करनी है। इसके बाद हमारा फिर क्या आएगा? एडवांस क्वांटम। इस तरीके से हमारा है डिस्कशन। पहले हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, एवरेज वैल्यू पढ़ा, रिलेटिविटी पढ़ा, नॉर्मलाइजेशन पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा, आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट, that are totally based upon the postulates जो हमें दिए गए हैं, postulate के ऊपर बेस्ड, इसलिए हमने उसको पढ़ा। अब हमारा उसके बाद आएगा एवरेज वैल्यू, ये खत्म होने के बाद एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर हमारी जो मोशन डिस्क्राइब करते हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीटली, चारों मोशन को, फिर एडवांस क्वांटम की बात करेंगे, which is not real, which is actually, which is not ideal, that comes to the concept of reality. Okay, ठीक है। okay, then see you, have a good day.